हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम तुम लोगों के आग्रह पर इतिहास का पहला चैप्टर पुनः पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ा चुके थे, ख़त्म कर चुके थे, किंतु तुम लोग बाद में जुड़ी हो, इसलिए फिर से समझाने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। तो आपका टॉपिक क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम राष्ट्र, देश और राष्ट्रवाद के विषय में समझ लेते हैं। तो देश किसे कहते हैं? एक निश्चित भौगोलिक सीमा रेखा को ही देश कहते हैं, जिसके भीतर लोग रहते हैं, सरकारें कार्य करती हैं। तो बच्चों, देश की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने लिखा है कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा रेखा को ही देश कहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, सरकारें कार्य करती हैं। और राष्ट्र किसे कहते हैं? एक निश्चित भौगोलिक सीमा रेखा के भीतर रहने वाले एक निश्चित जनसमूह को, जिनकी अपनी अलग पहचान हो, संस्कृति हो, अपनी सभ्यता हो, अपना रीति हो, अपना रिवाज हो, अपनी परंपराएं हो, अपनी भाषा हो, और इन सब के द्वारा वह जनसमूह आपस में आबद्ध हो, अर्थात बधा हुआ, उसे राष्ट्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? तीसरा, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है, जिसमें देश की प्रगति एवं एकता का भाव समाहित होता है। अर्थात नागरिकों के बीच क्या होता है? देश की प्रगति की भावना व्याप्त रहती है और साथ में एकता के भाव भी व्याप्त रहते हैं। और यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का टॉपिक क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम पूरे चैप्टर पर प्रकाश डाल रहे हैं। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय वंशी का मतलब होता है आनुवंशिक शासक। जब गद्दी पर एक राजा के मरने के बाद उसका पुत्र बैठता है, फिर उसके मरने के बाद उसका पुत्र बैठता है, तो ऐसे राजवंश को बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य कहा जाता है। तो जो मानसिक जगत में भारी परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का मतलब होता है कि इसमें नायक बदलता रहता है, आनुवंशिक शासक नहीं होता है, उदय हुआ, जिसमें न केवल शासकों अपितु अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, एक साझा इतिहास का भाव और एक साझी विरासत की भावना व्याप्त थी। तो सबसे पहले हम देश, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को इस चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या है? ध्यान से देखिए। अगर हम क्लास में होते, आपसे पूछते कि ये कैसा चित्र है, किसका चित्र है, तो आपका जवाब होता कि यह भारत का मानचित्र है। तो आप लोग कैसे पहचाने कि यह भारत का मानचित्र है? क्योंकि आप लोगों को शुरू से प्राइमरी लेवल से यह चित्र दिखाया गया है, यह क्षेत्रफल समझाया गया है कि यह भारत का नक्शा है और इसके अंदर कौन सा देश है? भारत है। अर्थात एक भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर, जो कि निश्चित सीमा रेखा है, उसके अंदर क्या है? एक देश है, यानी भारत। ऐसे ही सभी देशों की एक निश्चित भौगोलिक सीमा रेखा होती है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ऐसे 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 से मैप आकर के नीचे उतरता हुआ, फिर ऐसे ऊपर, फिर ऐसे नीचे। तो ये क्या है? ये नेपाल का क्षेत्रफल हो गया। बीच में फिर उठा हुआ भाग है, यहाँ सिक्किम है, यहाँ सिक्किम जो कि भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद यहाँ पर फिर नीचे उतर जा रहा है मैप,
तो ये लाइनिंग जो है आपकी रेखा नीचे हो जा रही है, तो ये बीच में कौन सा देश पड़ जा रहा है? भूटान, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। तो इसको हम अपने अंतर्गत नहीं ले सकते थे, ऐसे भी तो बन सकता था मैप ऐसे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल नहीं है, यानी भारत का क्षेत्रफल नहीं है, ये भारत देश नहीं है। तो इस प्रकार देश की परिभाषा क्या हुई बच्चों? एक निश्चित भौगोलिक सीमा रेखा या भौगोलिक क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? देश कहते हैं। दूसरा क्या था? राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र हमने इस देश के अंदर जन समुदाय को दिखाया है। तो ये जो जन समुदाय है कहाँ रह रहा है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रह रहा है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले जनसमूह जिनकी अलग पहचान हो। हमारी पहचान क्या है? हम भारतीय हैं। यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक हम क्या हैं? हम सभी जो हैं भारतीय हैं, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, क्षेत्रफल में रहते हैं। तो ये हमारी क्या है? अलग पहचान है। इसी तरह से हमारी अलग संस्कृति है, हमारी अलग सभ्यता है, हमारी अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। तो और इन सब के ऊपर हम की भावना पाई जाती है, अर्थात हम भारतीय हैं, ये भावना व्याप्त होती है। तो इसको क्या कहते हैं? राष्ट्र। मतलब कि किसी भी देश के नागरिकों के अंदर जो हम की भावना पाई जाती है, जिनकी अलग पहचान होती है, जो एक क्षेत्रफल के निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे ही राष्ट्र कहा जाता है। अब तीसरा टॉपिक है आपका राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश प्रेम की भावना किसके अंदर? नागरिकों के अंदर। जो देश में नागरिक निवास करते हैं उनके अंदर देश प्रेम की भावना जो व्याप्त होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। और देश प्रेम के साथ ही देश की प्रगति, देश की उन्नति और देश की एकता का भाव भी नागरिकों के अंदर समाहित होता है, अर्थात व्याप्त होता है। उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल को देश कहते हैं, अर्थात देश एक भौगोलिक इकाई है। तो राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक इकाई है। और राष्ट्रवाद क्या है? देश प्रेम की भावना, नागरिकों में देश प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देश की एक और परिभाषा बनती है, क्योंकि भारत कई राज्यों का समूह है। जैसे ये क्या है? जम्मू कश्मीर है, इधर पंजाब है, इधर हिमाचल है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। इन सब मतलब सभी राज्यों को लेकर के क्या होता है कि एक संयुक्त भारत बनता है। तो इस दृष्टि से हम देश की परिभाषा एक और कर सकते हैं कि राज्यों के समूह को देश कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को देश, राष्ट्र और राज्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी, राष्ट्रवाद की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम चैप्टर पर प्रकाश डालते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा कि अभी हमने बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और इसके क्या कारण थे? राष्ट्रवाद के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हुए, कौन कौन से कारक सहायक हुए, अब हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांति। तो बच्चों, आप
9th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति के विषय में डिटेल्स में कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था जिसमें जारशाही शासन चलता था और 1789 में जारशाही शासन का अंत हुआ। किस प्रकार हुआ यह आप लोगों को हम हाई स्कूल में 9th क्लास में अच्छे से समझा चुके हैं, फिर भी शॉर्टकट प्रकाश डाल दे रहे हैं कि समाज 3 वर्गों में विभक्त था। फ्रांस का समाज जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट आते थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट जो था वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और तृतीय स्टेट को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था और तृतीय स्टेट में ही पढ़े लिखे लोग आते थे। तो करों का बोझ भी तृतीय स्टेट को ही वहन करना पड़ता था। लुई 16वें ने क्या किया, जो कि उस समय फ्रांस का शासक था, उसने एकाएक कर बढ़ाने का निश्चय कर लिया और इसके लिए तृतीय स्टेट की बैठक बुलाई क्योंकि तृतीय स्टेट की सहमति आवश्यक होती थी। तृतीय स्टेट ने वहाँ पर अपनी कुछ मांग रखी बैठक में और राजा ने अस्वीकार कर दिया। इस पर तृतीय स्टेट क्या किया कि बैठक से बाहर निकल आया और यानी कि वॉकआउट किया और इसके बाद मिराबो के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट की शपथ ली और वहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। और इसके पश्चात क्या हुआ कि क्रांति के पश्चात निरंकुश जारशाही का अंत हो गया और लुई 16वें को झुकना पड़ा। तृतीय स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करनी पड़ी। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। इसके पश्चात क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुआ, 1791 ईस्वी में। और लुई 16वां जो है वह वैधानिक प्रधान ही रहा, किंतु वह बेमन से नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान किया था, इसलिए पास पड़ोस के अपने राजाओं से संपर्क साधने लगा क्योंकि सभी राजतंत्र जो थे वो इसके खिलाफ थे। लोगों को भय था कि इसकी प्रतिक्रिया अन्य यूरोपीय देशों में होगी और जनता क्रांति करेगी, इसलिए सभी राजतंत्रों ने लुई 16वें का मदद करने का निर्णय लिया और इसकी भनक जो है नेशनल असेंबली को लग गई और नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसा पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार जो है फ्रांस में राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। 1793 ईस्वी तक गणतंत्र शासन रहा, जिससे कि गणतंत्र शासन में भूमिका निभाई थी राब्सपियरे ने। राब्सपियरे जो था वह निरंकुश व्यक्ति था, वह किसी का अंकुश बर्दाश्त नहीं करता था, यानी कि शासन में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता था और उसने अपने विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ा करके मारना शुरू किया। गिलोटिन एक प्रकार की मशीन थी जिस पर फांसी दी जाती थी। तो वह 1793 का काल फ्रांसीसी इतिहास में आतंक राज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि जनता आक्रोशित होती चली गई उसके कार्यों से और फिर उसका भी अंत हुआ, उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और उसके कार्यों के फलस्वरूप जनता में जो आक्रोश व्याप्त हो रहा था उसका फ़ायदा उठा करके नेपोलियन ने फ्रांस में एक राष्ट्र राज्य का स्थापना किया। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति जो है राष्ट्र राज्य के उदय का अहम कारण बनी। नेपोलियन ने फ्रांस को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यूरोप में स्थापित किया। 1804 में उसने एक संहिता बनाई जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसमें
क्या प्रावधान था? नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। उसने जो है राजतंत्र का गणतंत्र था, वो गणतंत्र का अंत कर दिया और कुछ परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? तो उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो वहाँ पर पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को जन्म से अधिकार प्राप्त थे, उसे उसने क्या किया? समाप्त कर दिया। साथ ही कानून के समक्ष समानता की स्थापना की और संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभागों के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया और किसानों द्वारा दिए जाने वाले भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों को भी समाप्त कर दिया। अर्थात जो किसान, वहाँ के किसान पादरी वर्ग को भी, चर्च को भी कर देते थे और कुलीन वर्ग यानी सामंतों को भी कर देते थे, 2 प्रकार के कर देते थे। तो इन करों को उसने क्या किया? समाप्त कर दिया और परिवहन तथा संचार साधनों में सुधार किया। शहर में रहने वाले श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया और सार्वभौमिक कानूनों की स्थापना की, अर्थात पूरे फ्रांस में सबके लिए एक समान कानून लागू किया और साथ ही मानवीकृत भार और उपायों तथा सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया। अर्थात उसने पूरे फ्रांस के लिए एक प्रकार की मुद्रा चालू की, एक समान कानून बनाया, सबके लिए समान कानून कर दिया। सबको जन्मजात जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। सबको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान किया। साथ ही जो भूमि कर लगता था, उसको भी समाप्त कर दिया और नेपोलियन इसके पश्चात एक सशक्त राष्ट्र निर्माता के रूप में स्थापित हो गया और उसको फ्रांस की जनता ही नहीं, यूरोप के अन्य राष्ट्रीय जो बहुवंशीय शासन जहाँ पर थे, वहाँ की जनता उसे मुक्तिदाता के रूप में देखने लगी और उससे सहायता की मांग करने लगी कि अन्य देशों में भी बहुराष्ट्रीय राजवंशों का अंत करने में उसकी मदद करे। इसका लाभ उठाकर नेपोलियन ने एक विशाल सेना का संगठन किया और फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों अर्थात छोटे छोटे पड़ोसी राज्यों का फ्रांसीसी राष्ट्र में विलय करना शुरू किया। इसके बाद हम अगले वीडियो में समझाते हैं।